वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 11 और उसका पार्ट 4 जो है इमर्जिंग इश्यू इन इंडियन इकोनॉमी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। पहली स्लाइड उसमें आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, उसमें है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है इंडिया के अंदर 1950 में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी इलेक्ट्रिसिटी की वो 2300 मेगावाट थी। अभी ये बढ़ के हो गई 1,54,574 मेगावाट जो जुलाई 2009 में रिकॉर्ड की गई थी। इंडिया की जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, वो 7th पोजीशन पे है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में जो है वो 5th पोजीशन में है वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे 4 टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं इंडिया में। पहला है थर्मल पावर थ्रू कोल, दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थ्रू वाटर, न्यूक्लियर पावर थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी एंड अदर विंड मिल्स, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में है उसके बारे में और डिटेल में दिया है कि जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है 2012 में उसको रिकॉर्ड किया गया। तो 70% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हो रही थी, 16% विंड पावर से, 12% जो है अदर रिसोर्सेज और 2% जो है न्यूक्लियर पावर से हो रही थी। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है कि जो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ पे हो रहा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन। और 5th पॉइंट है वो अदर्स, जो यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है कि किस तरह से इसका कंजप्शन हो रहा था। प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से होता है। टेबल में देखें तो हाउस होल्ड में 22%, एग्रीकल्चर में 18%, इंडस्ट्री में 45%, ट्रांसपोर्टेशन में 2% और दूसरे ट्रांसमिशन में जो होता है 13%। ऐसे टोटल 100% जो कंजप्शन है उसका ये टेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में चैलेंज फेस बाय द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो कितने कितने चैलेंज यहाँ पे आते हैं। तो बिगेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज तो यही है कि जितना यहाँ पे प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उतना उसका यूज़ नहीं होता है। दूसरा ये कि 7 से 8% अगर हमें जीडीपी रखना है अपना, अगर ग्रो करना है इतने परसेंटेज के साथ, तो वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो करनी चाहिए, उतनी इनफ रिक्वायरमेंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती नहीं है। थर्ड पॉइंट उसमें आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है। और दूसरा कि इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज जो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ चोरी हो रही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। फिर 5th पॉइंट उसमें आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो दूसरे फैक्टर पे भी अफेक्ट करता है, जैसे कि हाई कॉस्ट, फ्रिक्वेंट पावर कट्स और स्कैरसिटी ऑफ कॉल। अगर कॉल की स्कैरसिटी रहेगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रेलवे। तो इंडियन रेलवे जो है वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने से उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बीच में डिस्टेंस था 22 माइल्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट उसमें है कि जो रेलवे का जो नेटवर्क है स्प्रेड होने का, वो एशिया के अंदर अपना इंडिया का रैंक फर्स्ट है और एंटायर वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में अपना रैंक 4th नंबर पे है। रेलवे जो है इंडिया का बिगेस्ट एंटरप्राइज है और अभी भी वो 14 लाख पीपल को उसमें जॉब उसमें मिल जाती है, क्योंकि इतनी वैकेंसी उसमें हर साल इतनी आती है। दूसरी बात कि 2012 में 8,200 मिलियन पैसेंजर जो है उसने ट्रैवलिंग किया था। 970 मिलियन टन जो है इतना मतलब कि गुड्स उसमें ट्रांसपोर्ट हुआ था रेलवे नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड में है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रेलवे है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें पहला पॉइंट दिया है कि जो ऑक्यूपेशनल डायनेमिज्म जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस जो है फास्टर बन चुका है, क्योंकि हैवी मशीन जो है उसको मूवमेंट वो इंडियन रेलवे की वजह से ही पॉसिबल हुई है। दूसरा पॉइंट है वो लेबर सप्लाई टू इंडस्ट्री, मतलब कि लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। रीजनल डायनेमिज्म जो है लेबर का वो इम्प्रूव हुआ है। और दूसरी बात की स्पीड और सेफ्टी और कंफर्ट लेवल भी बढ़ा है ट्रैवलिंग करने में, और उसी की वजह से ये हुआ कि लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ा है। रेलवे के डेवलपमेंट से इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है डेवलप हुआ है। नई नई सेक्टर जो है वो भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि टूरिज्म है, वो भी डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, मतलब कि रेलवे के डेवलपमेंट से ही पॉसिबल हुआ। रेलवे जो है एक लिंक, मतलब कि जो ज्वाइन करता है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को, मतलब एक लिंक की तरह वो बिहेव करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रेलवे का डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो हर साल जो प्लान आते हैं उससे रेलवे को एक इंकरेजमेंट मिलती है डेवलपमेंट करने के लिए, उसका मॉडर्नाइज करने के लिए। तो उसमें 5 मैटर यहाँ पे दिए है। फर्स्ट मैटर बात करूँ तो उसमें मॉडर्नाइजेशन जो है वो हर साल आता है। उसमें स्पीड के बारे में बात की जाती है, मतलब स्पीड बढ़ाने की बात की जाती है। फिर गोज कन्वर्जेशन की बात की जाती है। यहाँ पे अपने मीटर गेज, नैरो गेज है ना, तो उसमें वो मीटर गेज में कन्वर्जेशन हर साल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। फिर मोर फैसिलिटी जो है वो दी जाती है लोगों को, जिससे ट्रैवलिंग जो है वो
सफ़र कर मतलब जो ट्रैवलिंग है वो इजी हो जाए। रेलवे का स्टेशन जो है मतलब स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसमें जितनी हो सके उतनी वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। रेलवे के कंपार्टमेंट जितने भी है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इससे पैसेंजर को जब भी वो ट्रैवलिंग करेंगे तब उसको कंफर्ट फील होगा, आराम मिलेगा। और मोर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रेलवे के द्वारा अभी किया जा रहा है, जिससे डीजल इंजन जो है उसका इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्जेशन हो जाएगा और उससे वो फास्ट भी बन जाएगी और दूसरी बात नॉइज़ पोल्यूशन भी रहेगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी रेलवे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में 5 पॉइंट दी हुई है। पहला पॉइंट है कि अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी सफिशिएंट नहीं है और फैसिलिटी जो रेलवे के द्वारा दी जाती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है रिलेशन टू डिमांड, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटी कम है। अभी भी फाइनेंस की शॉर्टेज है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जो शॉर्टेज है उसी की वजह से फैसिलिटी जो है ट्रैवलर्स को मिलती नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अभी भी रीजनल इम्बैलेंस तो देखने को मिलता है जब भी रेलवे का डेवलपमेंट की बात आती है तब। नेक्स्ट स्लाइड में है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स से जितने भी व्हीकल चलते हैं वो पेट्रोलियम की वजह से ही चल रहे हैं आजकल। और दूसरी बात कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस पर डिपेंड करती है। बहुत सारे प्रोडक्शन भी है पेट्रोलियम की, प्रोडक्ट जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर ही डिपेंड करती है। हम भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इंपोर्ट जो है इंडिया में ज़्यादा रहता है और पेट्रोलियम का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है लिमिटेड एरिया में होता है। और दूसरी बात कि जो डिमांड है पेट्रोलियम की हर साल बढ़ती जा रही है और क्योंकि यहाँ पे अभी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्पीडीली ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उसी की वजह से पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से पेट्रोल की जो डिमांड है वो हर साल बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही पता चला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पेट्रोलियम का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तब ONGC मतलब कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सेटअप किया गया 1959 में। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कआउट हो और एक्सप्लोरेशन करने में भी उसको सिंपल तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कआउट करके उसको निकाल पाए। और अभी ONGC जो है वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज को निकाल रही है। कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर ये जगह से अभी भी वो मिल रहा है। गुजरात और बॉम्बे हाई जो है वो भी वहाँ पे भी ड्रिलिंग जो है मतलब चल रहा है और वहाँ पे से इनको निकाला जा रहा है। ये सभी एफर्ट्स जो है और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है पेट्रोलियम प्रोडक्शन में अभी भी 0.4% ही रहा है। जो टोटल मतलब कि प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का वर्ल्ड में उसमें उसकी कंपेरिजन में ये बहुत ही कम है। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया कि जो अभी वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है प्रेजेंट में और कंटिन्यूसली उसकी जो डिमांड बढ़ रही है वो यही बता रहा है कि पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स तक नहीं चलने वाले, वो थोड़े लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक ही हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका स्टॉक जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वर्ल्ड को अब उसका दूसरा जो है सोचना ज़रूरी हो जाएगा कि दूसरी थिंकिंग मतलब अल्टरनेट सोर्स उसको जो है ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपना वर्कआउट चला पाए, क्योंकि पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड स्टॉक में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेचुरल गैस को भी पेट्रोलियम का ओरिजिन ही माना जाता है। अभी भी वो थर्मल पावर स्टेशन में, कुकिंग गैस में और एज ए फ्यूल अभी भी रनिंग व्हीकल में उसका यूटिलाइज हो रहा है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इंडिया में सिर्फ 0.5% होता है। जो वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात करें तो ये बहुत ही कम नंबर है। मतलब अगर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जितना हो सके उतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन कर पाएंगे और व्हीकल ऑपरेशन भी हो जाएगा। गैस का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा क्योंकि उससे पॉल्यूशन जो है कम फैलता है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है ख़त्म होता है इकोनॉमिक्स का और इसी के साथ आपका सिलेबस भी यहाँ पे ओवर होता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा और रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।